बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे कि वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी में पाए जाते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको समझना जो है भी बहुत जो है वो ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले चैप्टर का जो नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, पहले हम ये देखते हैं। बायो जब भी हम बात करते हैं इट मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, और मॉलिक्यूल्स का मतलब कि दो या दो से ज़्यादा एक जैसे या डिफरेंट काइंड्स के जब एटम्स कीमियाई तौर पर आपस में रिएक्ट करके जो चीज़ बनाते हैं उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल्स की। सो लेट्स टॉक अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स। सो बायोमॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो बायोमॉलिक्यूल्स होंगे। एंड कीप वन थिंग इन माइंड कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। दे आर इन वेरी ग्रेट नंबर, इनॉर्मस नंबर, और इन मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, ये अगली हमारी मेन हेडिंग है कि बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, वेयर एज बायोकेमिस्ट्री जब हम ये बायो और केमिस्ट्री दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं इट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री। When we say biochemistry, it means we are discussing all the chemical reactions of human or other living organisms. अब लिविंग ऑर्गेनिज़म जिस तरीके से कोई केमिकल लैब होती है, बिल्कुल इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान बरपा हुआ होता है केमिकल रिएक्शंस का। ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं ही ज़िंदगी की वजह है, यानी ज़िंदा जानदारों की बॉडी में ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इन्हीं की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज़म ज़िंदा होते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री जो है ये इंटरमीडिएट लेवल पे स्टडी करना और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हम बहुत से दूसरे फंक्शंस जो बॉडी के हैं स्पेशली जो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट बॉडीली ऑर्गन्स जो है वो स्टडी कर सकते हैं और हमें उनकी ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री को हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इट डील्स विद ऑल द केमिकल components and chemical processes of living organism। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स और उनके केमिकल प्रोसेसेस को ये डील करती है बायोकेमिस्ट्री। केमिकल कंपोनेंट्स का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो बॉडी है वो जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी है वो तमाम कंपोनेंट्स, और चूंकि उनकी केमिकल नेचर है, जैसे मैंने आपको बताया कि बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं दीज आर ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड बाय केमिकल रिएक्शंस। तो इसी तरीके से केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस केमिकल प्रोसेसेस। यहाँ केमिकल प्रोसेसेस मुराद केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने की क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस जी, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने की सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि जब हम एनाटमी और फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं तो ये फंडामेंटल
बायोकेमिस्ट्री के हमें हेल्प करते हैं। लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अच्छे से स्टडी कर सकें। एंड बोथ ऑफ दीज टर्म्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। नाउ मूविंग ऑन, अब बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोकेमिस्ट्री स्टडी की जाती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस तरीके से हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टडी किया पिछले चैप्टर में, तो हमने देखा कि वी मूव फ्रॉम सब एटॉमिक टू atomic level and then individual level, which is a higher level, individual level, and then finally to community or ecosystem लेवल। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत छोटा लेवल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पढ़ा, फिर उसके बाद एक इंटरमीडिएट लेवल पढ़ा जिसमें ऑर्गेनिज्म इट सेल्फ स्टडी किया जिसे इंडिविजुअल लेवल बोलते हैं। फिर हमने कम्युनिटी लेवल को देखा, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर लेवल को, जो कि इंडिविजुअल से बड़े लेवल्स हैं। अब इन तमाम लेवल्स पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें बड़ी डाइवर्सिटी है। मतलब आप एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल को अगर देखेंगे तो आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिफरेंट नज़र आएंगे। फिर उसके बाद एंड वी नो दैट मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन स्टडीड और डिस्कवर्ड। एंड एटॉमिक लेवल पे आके देखें तो वी हैव स्टडीड दैट ऑलमोस्ट 92 एलिमेंट्स दे आर नेचुरली अकरिंग। So here at atomic level we see a very vast diversity of elements. Similarly, if we move to individual level, so again we see the diversity among species and between the members of the same species or different species. Similarly, community level पे अगर हम बात करें, so again there is a number of communities and you can say कि बड़ी diversity हमें नज़र आती है at each and every level. Similarly, when we see biochemistry or biomolecules, we again see a very vast diversity of molecules. So, जिस तरीके से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे डाइवर्सिटी है और हर लेवल दूसरे लेवल के साथ लिंक्ड है, सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी हमें मॉलिक्यूल्स में बड़ी डाइवर्सिटी नज़र आती है और ये तमाम मॉलिक्यूल्स हर लेवल पर, ठीक है, कि लाइफ की जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगी। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। जी, बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने ऊपर देखा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। फ़र्ज़ करें हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हो रहे हैं और वो सारे प्रोसेसेस आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहे हैं। लेट सपोज़ हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। फिर इसके अलावा डाइजेशन हो रही है बॉडी में, डाइजेशन। देयर इज़ अनदर प्रोसेस नोन एज मसल मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर एक डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसेस हो रहा है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। जी, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। सो वेदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और डाइजेशन, whatever the process that is going on inside the living organism, all of these processes are coordinated. ये आपस में मिल बांट के काम कर रहे हैं।
So in respiration there are certain chemical reactions performing in digestion as well. Muscle contraction is a chemical process, and we will be learning the physiology of the muscles in the next upcoming chapter now, and photosynthesis as well. So all these processes are coordinated, ये आपस में मिलजुल के काम करते हैं, और इनके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग मैटर है या जिसे आप लिविंग थिंग्स बोलते हैं या ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जी, वी कॉल देम बायो मॉलिक्यूल। Now scientists, they have categorized these molecules into two different groups. So the first group is organic molecules, and the second group is inorganic molecules. Organic molecules, the molecules which contain carbon and hydrogen simultaneously. Compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. These are organic compounds, and these are very complex compounds. So organic compounds, they are very complex compounds, whereas inorganic compounds, they are simple compounds, not complex, and these compounds are also found in living organism. Now I will take some examples of organic and inorganic compounds. Like if we see organic compounds, so we come across with examples of carbohydrates, proteins, lipids, these can be fat or oil, then vitamins and etc. So these are organic molecules. RNA and DNA, these are also organic in nature. So all these examples are the organic compounds, whereas the inorganic compounds that are found in living organism are, for example, examples are water, inorganic, then carbon dioxide, then oxygen, then salts, let's suppose NaCl, and acids and bases. So these are all inorganic compounds. So all the living organisms are simultaneously made up of organic and inorganic molecules. Now if we move on, so we see that a living organism is continuously need things or materials. Living organism continuously intake some materials and chemically convert them into other substances. मतलब in simple words आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जिंदा जानदार है, उसे मुसलसल कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में इनटेक करना पड़ता है, ठीक है, मटेरियल्स, ठीक है, और इन मटेरियल्स को उनकी बॉडी फिर तोड़ मरोड़ के कीमियाई तरीके से केमिकली उनको चेंज करके दीगर दूसरे कंपाउंड्स जो हैं वो बनाते हैं। अब ये इन सारी बातों को अगर आप देखें तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रिक्वायर फूड। अगर वो प्लांट्स हैं तो इन द फॉर्म ऑफ दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, whereas in animals they do not produce their own food, they are heterotrophs। उनको हेटेरोट्रॉफी की वजह से वो फूड खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बट दे रिलाई ऑन अदर एनिमल्स और अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। सो उनको भी
जो है न्यूट्रिएंट्स की और नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। अब बॉडी के अंदर ये केमिकल कंपाउंड्स जब डिफरेंट तरीके से प्रोसेसिंग इनकी होती है, तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास फूड है, ठीक है। ये फूड जो है बॉडी जब एनिमल इनटेक करता है तो इसकी हो जाती है डाइजेशन के बाद ये फूड जो है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अभी भी इस फूड में एनर्जी है, इस एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। एक प्रोसेस है जो कि तमाम लाइफ के अंदर हो रहा है, दैट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। जी, सेलुलर रेस्पिरेशन से ये जो फूड है जो सिंपल सब्सटेंस कन्वर्ट हो गए थे, वो जो है वो फाइनली एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज़ एनर्जी। इस एनर्जी के बाद जो है वो ये एनर्जी जो है बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए फिर चलती है, जैसे मूवमेंट, रिप्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी रिक्वायर है टू मेंटेन बॉडी। लेट सपोज हीलिंग, बॉडी में जो कोई कट शट लग जाए तो उसकी हीलिंग के लिए जो है, तो ये सारे जो एनर्जी रिलीज, सो डायरेक्टली फूड जो है वो ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं, लेकिन एनर्जी उससे ये सारे प्रोसेस इस चेन रिएक्शन से ही उनको मिल पाती है। अब जब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे, सो एट सेलुलर रेस्पिरेशन लेवल देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस, और इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान सर्टन वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, यानी इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। अब ये वेस्ट मटेरियल्स जो हैं ये भी बॉडी से खारिज करने ज़रूरी हैं। सो इस सारे प्रोसेस को जो मैंने यहाँ लिखा है, सो आप देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस थाउजेंड्स में हैं, यानी इनका नंबर ये मोर देन it has been said that almost 5,000 different chemical reactions are occurring within the cell in the protoplasm. अब इन सभी केमिकल रिएक्शंस जो हैं इन्हीं की वजह से ज़िंदगी है, यही ही लाइफ को मेंटेन करते हैं। अगर केमिकल रिएक्शंस बॉडी में नहीं है तो वी से दैट द ऑर्गेनिज्म इज़ डेड, वो अब जिंदा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे केमिकल रिएक्शंस को ओवरऑल जो है वो बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ metabolism, and metabolism is the sum total of all the chemical reactions that are occurring in the body, and it is divided into catabolism and anabolism. So catabolism means if the reactions, I mean the complex substances are broken down into simpler substances, complex into simpler, that is catabolism. Breaking down, for short, breaking down यानी reactions जो तोड़ फोड़ से ताल्लुक़ रखते हो, and in these reactions energy is released, यानी इन reaction से great amount of energy जो है वो release होती है। Whereas in anabolism, in anabolic reactions energy is given to the system को एनर्जी दी जाती है। सो यहाँ सिंपल सब्सटेंसेस जो हैं दे कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जी, तो ये है एनाबोलिज्म। अब यहाँ इसकी मिसाल है बुक में, एनाबोलिज्म की मिसाल है फोटोसिंथेसिस की। जी, एनाबोलिज्म मीन्स फोटोसिंथेसिस, whereas कैटाबोलिज्म मीन्स, ये जो कैटाबोलिज्म है इट मीन्स, यहाँ एग्जांपल हम लेंगे रेस्पिरेशन की। सो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस।
सो आपने देखा ना रेस्पिरेशन, अभी देखा रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। सो कैटाबोलिक रिएक्शंस में ऑलवेज दे गिव अस एनर्जी, वेयर एज इन एनाबोलिक प्रोसेस द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो एज फोटोसिंथेसिस, तो आप बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कहाँ से मिलती है इस रिएक्शन के लिए, तो इसका आंसर है सनलाइट। सो सनलाइट जो है ये एनर्जी है जो इस रिएक्शन को मिलती है और एनाबॉलिज्म हो रहा है। अब एक ऑर्गेनिज्म में मुसलसल छोटे मॉलिक्यूल्स टूट मिल के बड़े मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। सो इट मीन्स बोथ कैटा एंड एनाबोलिज्म दे आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों प्रोसेसेस दे एग्जीक्यूटेड इन द कोऑर्डिनेटेड वे, यानी ये आपस में एक बहुत ही हिकमत अमली के साथ मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज के लिए टॉपिक, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। और देख लें कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक सेल हो या पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जो है वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।